बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। ये चैप्टर नंबर 13 का एक न्यूमेरिकल हमारे पास रह गया था 13.6। ये 13.6 की जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, वो बेटे मैंने आपके सामने बनाई हुई है। हमें इस सर्किट में अगर आप गौर करें तो दो सोर्सेज दिए गए हैं। एक ये वाला सोर्स है जो 24 वोल्ट का है और इस सोर्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.1 ओम है। ये सेकंड सोर्स जो हमें दिया गया है इसका पोटेंशियल 6 वोल्ट है और इस सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 0.9 ओम है और इन दोनों के साथ सीरीज में यहाँ पे 8 ओम की एक रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो लगाई गई है। अब इसको हम इस तरह से कर लेते हैं जी, ये हम नाम दे देते हैं E1 का, इसको नाम दे देते हैं R1 का, इसको नाम दे देते हैं जी E2 का और इसको नाम दे देते हैं R2 का, और ये है हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। अब ये सारी चीजें हमें यहाँ पे बताई गई हैं और हमसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है जी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू सेल्स। हमसे पूछा जा रहा है जी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT और VT प्राइम। आप इसको VT1 और VT2 लिख लें तो ये ज्यादा बेहतर है। VT1 का मतलब कि ये वाला जो हमारा सेल है हमें इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और VT2 का मतलब ये वाला जो हमारा सेल है हमें इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब बेटे यहाँ पे अगर आप गौर करें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने फाइंड करना है कि जी सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या है। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, हमें सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्यों चाहिए? हमें सर्किट का टोटल करंट फाइंड करने के लिए सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी एज R1, R2 एंड कैपिटल R इन सीरीज। चूंकि ये तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी सर्किट की ये R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R के इक्वल होगी। R1 देखें जी ये है मेरे पास 0.1 ओहम, R2 आप देखें जी ये है मेरे पास 0.9 ओहम और कैपिटल R है मेरे पास 8 ओहम। तो ये टोटल मिलके मेरे पास हो जाएगी जी 9 ओहम। ठीक है, ये 9 ओहम आ गई। अभी ये आंसर नहीं है। अब देखें ये जो सेल है इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये आपस में अटैच है, मतलब कि दोनों सोर्सेज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इस तरह से दोनों सोर्सेज का करंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इफेक्टिव या नेट टीएमएफ होगा ये हमारे पास इक्वल होगा जी E1 माइनस E2 के। तो 24 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट ये मेरे पास रह जाएगा जी 18 वोल्ट। ये ई नेट आ गया। अब इस सर्किट में से आप अगर टोटल करंट फाइंड करना चाहें तो मेरे पास जो आई होगा अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ ई नेट ओवर आर टोटल के इक्वल होगा। ठीक है जी, V इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूला के मुताबिक ये मेरे पास इधर जो है वो टोटल आ रहा होगा, करंट आ रहा होगा। अब यहाँ पे जब आप करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, यार ये वाली लाइट बंद ना कर दें। चलो अब जी यहाँ पे जब मैं आई लिख रहा हूँ तो ई नेट है मेरे पास 18 वोल्ट और आर टोटल है जी मेरे पास 9 ओहम। तो आई मेरे पास आ जाएगा 2 एम्पेयर। ठीक है, आई मेरे पास आ गया जी 2 एम्पेयर। अब इक्वेशन हम लोगों को पता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। फर्स्ट सेल के लिए लिख रहा हूं ना। अब करंट दोनों के लिए सेम होगा, ये इसमें से माइनस होके जो नेट करंट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा आई। ठीक है, अब I1 और I2 दोनों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों सेल्स आपस में सब्ट्रैक्ट होके नेट जो करंट आई है वो फ्लो कर रहा है। तो इस सेल के लिए देखें, हाँ जी 24 वोल्ट ज्यादा बिल्कुल। अब जब करंट इधर से बेटे फ्लो कर रहे हैं ना तो ये जो सोर्स है चार्ज इसके नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे आएगा। तो मतलब इसका ईएमएफ पॉजिटिव है तो ये हम उसमें सही डायरेक्शन में जा रहे हैं।
तो इसके टर्मिनल पोटेंशियल की ये वाली डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला बनेगा E माइनस आई आर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें जी, VT1 आपने निकालना है, E1 है 24 माइनस 2 इंटू 0.1, तो मेरे पास आ जाएगा जी 24 माइनस 0.2, तो 23.8 वोल्ट आ जाएगा VT1। 23.8 वोल्ट आ जाएगा जी VT1। अब यहां से देखें, जरा गौर करें, आप क्या कर रहे हैं जी, करंट या चार्ज इधर से आ रहा है, तो ये चार्ज इस बैटरी या सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा है, मतलब ये वाले सेल की चार्जिंग हो रही है। तो यहां पे फिर मैं लिख रहा हूँ एस चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E2। सो अब इसका जो VT2 होगा वो मेरे पास बनेगा जी E2 माइनस IR2। तो अब इसकी वैल्यूज पुट कर लें। E2 जो होगा मेरे पास, ये मुझे वहां पे बताया गया जी 6, सॉरी इसमें प्लस आएगा, अब इसमें प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि इसके लिए जो चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। यहाँ पे चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ रहा था, तो VT इज इक्वल टू E माइनस, और मजीद इसकी डिस्चार्जिंग हो रही थी बट इसकी चार्जिंग हो रही है, तो इसमें यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, इसमें यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो 6 प्लस 2 इंटू 0.8, सॉरी 0.9 है जी ये, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 6 प्लस 1.8, तो 7.8 वोल्ट। ये मेरे पास इसका सेकंड सेल का जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या फिर जितना करंट आ रहा है वो आगे फ्लो करता रहेगा। उसको पॉज कर लो रिकॉर्डिंग। ये बेटा जो चैप्टर नंबर 14 है, ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यही नाम है ना जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अब हम सारे लोग ये बात जानते हैं बेटे कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है, जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अब कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस हो जाना, इसी को हम कह सकते हैं कि जी ये करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं। तो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को हम लोग नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, और इसको हम लोग एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स भी डिफाइन करते हैं। और हम लोग कहते हैं जी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लें जी आप अपने पास, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of magnetic effects of current, magnetic effects of electric current is called electromagnetism। ये बेटा अगर आप गौर करें ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वर्ड भी दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और मैग्नेटिज्म खुद से एक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज के, फ्लोइंग चार्ज के या इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स को फिजिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसे हम लोग नाम देते हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहाँ से वजूद में आई थी, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि 18वीं सदी तक साइंटिस्ट ये समझते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दो अलग चीजें हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिसमें हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड है, माइकल फैराडे है, और उसके बाद जोसेफ हेनरी है, एम्पेयर है। इन लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि जी जब किसी कंडक्टर में से आप करंट को फ्लो करवाते हैं तो उस कंडक्टर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। और इसी तरह अगर आप किसी रीजन में से या किसी कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो उस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा।
तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करे। तो फिर साइंटिस्ट को ये बात पता चली कि जी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये तो बेसिकली हमेशा इकट्ठी पाई जाती है, तो हम इनको अलग नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने फिजिक्स की एक नई ब्रांच बनाई जिसे उन्होंने नाम दिया था जी किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। अब इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक अगर आप देखें तो पहला टॉपिक क्या है जी हमारे पास, पहला टॉपिक हमारे पास होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बोले नाम भाई। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू, मैग्नेटिक पूरा नाम बोल रहे भाई कोई एक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये जी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक बात याद रखिएगा, जब मैंने आपसे ये कहा ना कि जी आप किसी कंडक्टर में से करंट पास करवाएं तो उस कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर की फॉर्म में होगी, स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में होगी, या किस तरह होगी, ये डिपेंड करता है ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। तो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उसमें वो हमें कहता है जी हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है। मतलब इस बात को जब हम एलेबोरेट करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो कंडक्टर है वो स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट कंडक्टर में से जब आप करंट को पास करवाएंगे तो उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो किस तरह की होगी। अब देखें जी, इस चीज को समझाने के लिए वो एक छोटी सी एक्टिविटी हमसे परफॉर्म करवाता है। वो कहता है जी एक कार्डबोर्ड लें, ये वुडन कार्डबोर्ड लकड़ी का होता है, जैसे आप लोगों का वो गत्ता होता है, क्लिप बोर्ड जिसे आप लोग कहते हैं, जिसके ऊपर आपके आप टेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं। इस तरह का जी एक कार्डबोर्ड लें और इसके बिल्कुल सेंटर में एक होल बना लें, सुराख बना लें। अच्छा जी, फिर क्या करें, फिर इस होल में से ना इस तरह से एक वायर को पास करवाएं। ये बिल्कुल स्ट्रेट कॉपर वायर को आपने पास करवाना है इसमें से। ये इस होल में से जब कॉपर वायर पास करेगी तो इस तरह से आप पास करवाएंगे। ठीक है जी, आपने इसमें से इस होल में से एक कॉपर वायर को पास करवाया। अब बेटे क्या करें, ये जहां पे आपने होल बनाया ना कार्डबोर्ड के ऊपर, इसके गिर्द इस तरह से एक सर्कल बना लें, और ये सर्कल इस तरह से होना चाहिए कि इस सर्कल का सेंटर जो है वो वायर होना चाहिए, और वायर होल में से पास कर रही है। तो मतलब आपने जो होल बनाया है उस होल को सेंटर मानते हुए उसके गिर्द एक सर्कल बना लें। तो आपको ऐसे लगेगा बेटे कि जैसे ये आपकी वायर आ रही है ना, ये आप लोगों की वायर आ रही है इस तरह से स्ट्रेट वायर, इसके गिर्द आपने ये इस तरह से सर्कल बना लिया, ये इधर से देख लें, तो ये सर्कल ने वायर को चारों तरफ से घेर लिया। अब आपने बेटे ये मैंने जी खुद जानबूझ के आपको इस तरह करके दिखाया ताकि वो क्लियर हो, क्योंकि इस तरह वो चीज क्लियर नहीं नजर आएगी आपको। अब बेटे ये जो आपने यहाँ पे बनाया है ना सर्कल जो बनाए हैं, आप इन सर्कल्स के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कंपास निडल्स प्लेस कर दें। डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर क्या कर दें जी, कंपास निडल। ये कंपास निडल आप लोग में से सारे बच्चों ने तकरीबन यूज की होंगी। ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आप लोगों को पता होगा कि ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होती है जी। हाँ जी, ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होती। अभी देखें बेटे, अभी आपने ये जो स्ट्रेट वायर है इसमें से करंट को पास नहीं करवाया, मतलब इस वायर के गिर्द अभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुई। तो अभी ये तमाम की तमाम कंपास निडल्स हमारी अर्थ के नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रही होंगी। ठीक है, ये अर्थ के क्या कर रही होंगी, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रही होंगी। फिर अभी आप क्या करें जी, ये जो वायर है आप इसको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ जोड़ दें। मतलब आप नीचे की तरफ जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल लगा दें, ऊपर नेगेटिव, इस तरह से, ये इस तरह से बैटरी के साथ जोड़ दें। अब गौर करें, अब क्या होगा बेटे, अब इस वायर में से करंट जो होगा वो इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अब जैसे ही इस वायर में से करंट पास करेगा ना तो तमाम की तमाम कंपास निडल्स खुद को एक डायरेक्शन में सेट कर लेंगी। तमाम की तमाम कंपास निडल्स इस डायरेक्शन में आ रही होंगी। और आप यहां पे एक और चीज नोट करेंगे
कि ये तमाम की तमाम जो कंपास निडल्स होंगी ये सर्कल के ऊपर अलोंग द टेंजेंट पॉइंट कर रही होंगी। आप देख लें, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो इधर को जा रहा होगा, कंपास निडल इधर आ गई। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट इधर जा रहा होगा, कंपास इधर आ गई। लेकिन तमाम के तमाम निडल्स एक ही डायरेक्शन में घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जैसे इस वायर में से करंट पास किया तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अभी क्या करेंगे, अभी यहां से बैटरी को उतार दें, जैसे ही बैटरी उतरेगी करंट जीरो होगा, निडल्स वापस पहले वाली तरतीब पे चली जाएंगी। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर देना है। जिधर पहले आपने नेगेटिव टर्मिनल लगाया था उधर आप पॉजिटिव टर्मिनल लगा दें, और जिधर आपने पहले नेगेटिव टर्मिनल लगाया था उधर पॉजिटिव लगा दें। अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब करंट आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे जैसे इस वायर में से करंट पास करेगा निडल्स एक बार फिर से खुद को एक ही डायरेक्शन में लाइन करेंगी, बट अब की बार उनकी अलाइनमेंट की, उनकी पॉइंटिंग की डायरेक्शन पहले वाली डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। मतलब अगर पहले तमाम निडल्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी, तो अब तमाम निडल्स जो होंगी ये बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चली जाएंगे इस तरह से। लेकिन होंगी अभी भी तमाम की तमाम निडल सेम डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये बात समझ लगती है कि जी जैसे हम लोग इस वायर में से करंट पास करवाते हैं तो इस वायर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उस वक्त तक वहां पे रहती है जब तक कि उस वायर में से करंट पास करता रहता है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अगर आप गौर करें तो वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि जब इस वायर में से करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो निडल्स एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी, और जैसे ही करंट ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किया तो निडल्स भी अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेती हैं। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। यही तीनों पॉइंट्स उसने बेटे क्या किया हुआ है, नीचे पॉइंट्स की सूरत में आपको बताया हुआ है कि जी वो मैग्नेटिक फील्ड तब जनरेट होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड तब तक मौजूद रहती है जब तक उस कंडक्टर में से जो है वो करंट पास करता रहता है। और जो सर ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि जो स्ट्रेट कंडक्टर होगा उसमें से करंट पास करने पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सर्कुलर बनेगी। स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास करने पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सर्कुलर बनेगी। और तीसरे नंबर पे मैंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं, जो इस टॉपिक के बिल्कुल एंड पे ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है। अब वो ग्रीन कलर के बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, वो हमें कहता है कि आप क्या करें, जो स्ट्रेट कंडक्टर है, इधर देखें भाई, जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसको अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ें कि आपका ये जो थंब है, आपका ये जो थंब है ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आपकी ये जो कर्लिंग फिंगर्स होंगी ये क्या करेंगे बेटे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो मैंने पहले भी आपको बताया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और जब करंट ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी, ये दोनों पॉइंट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ये उम्मीद है बेटे आपको ये वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज जी, उसको बंद करो रिकॉर्डिंग को।